अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे जुडिशल कमीशन इजलास में चारों हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनातियों की। तो जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस जुनैद सिंह, जस्टिस अतीक पेशावर, जस्टिस रोजी बलोचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर हो गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदा जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस जुनैद गफ्फार को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस अतीक शाह को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और जस्टिस रोजी खान को चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। चारों सूबाई हाई कोर्ट्स और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदा जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। और ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन की कार्रवाई के दौरान एतराज़ उठाया कि 26वीं आईनी तरमीम पर फैसला पहले होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी उनकी हिमायत की। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मेंबरान जुडिशल कमीशन ने भी जस्टिस मंसूर शाह की राय की हिमायत की। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह की राय से इत्तेफाक किया। इसी तमाम तर हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ इस्लामाबाद अदील सरफराज। अदील, कहिएगा जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से क्या एतराज़ है और किन किन अफराद ने उनसे इत्तेफाकी राय किया है? आज जब मुख्तलिफ हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का मामला ज़ेर गौर आया और 4 मुख्तलिफ जुडिशल कमीशन के इजलास हुए हैं चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत, सबसे पहले इजलास में ही जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये एतराज़ रखा गया और ये तजवीज़ रखी गई कि सबसे पहले 26वीं आईनी तरमीम पर फैसला होना चाहिए, उसके बाद ही जो जजेस की अपॉइंटमेंट है और जुडिशल कमीशन की कार्रवाई है इसे आगे बढ़ना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर और वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के इस मौक़िफ़ की हिमायत की। ताहम जो कसरत राय है उससे नामजद किया गया पहले और बाद अपॉइंट कर दिया गया जस्टिस अतीक शाह को बतौर मुस्तकिल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और 5 जजेस साहिबान जो हैं इनकी उसमें राय शामिल नहीं थी। उसके बाद दीगर इजलासों की भी कार्रवाई ऐसे ही चलती रही। जस्टिस रोजी खान को बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए अपॉइंट किया गया और इसी तरह जो सिंध हाई कोर्ट है उसमें भी जस्टिस जुनैद गफ्फार को क्योंकि वो सीनियरिटी में पहले नंबर पर थे चीफ जस्टिस मुस्तकिल तौर पर तैनात किया गया। आखिर में इजलास हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वहाँ पर भी जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सरदार सरफराज डोगर, उनके और दीगर 2 जजेस साहिबान के नाम ज़ेर गौर आए हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के। ताहम जो नतीजा सामने आया है वो ये है कि 9 अरकान ने हक में वोट दिया है जस्टिस सरदार सरफराज डोगर के, जो कि अब जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपॉइंट हो चुके हैं, जबकि 2 मेंबरान जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हक में वोट दिया है और जस्टिस याहिया अफरीदी ने वोट किया है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के साथ हमने देखा कि जो जुल्फ़िकार अब्बासी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के नुमाइंदा, उन्होंने भी वोट दिया जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को और इसके अलावा जस्टिस जो बैरिस्टर गौहर हैं और बैरिस्टर अली जफर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इन्होंने भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को वोट किया। कुल ये 4 वोट हैं जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को पड़े हैं, 2 जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जबकि 9 जस्टिस मोहसिन अख्तर, जस्टिस सरफराज डोगर और 1 मेंबर हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उन्होंने एब्सटेन किया है अपनी राय देने से और उसकी वजह जो बताई जा रही है वो यही है कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उस 3 रुकनी आईनी बेंचेस की कमेटी के भी हिस्सा हैं जिसके सामने उन 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील आनी है और उस कमेटी में उसके लिए बेंच तश्कील देना है। और ये भी कहा जा रहा है कि एक वजह ये भी हो सकती है कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हो सकता है जो इंट्रा कोर्ट अपील में बेंच तश्कील पाए उस बेंच का भी हिस्सा हो और इसीलिए उन्होंने अपनी राय देने से यहाँ पर इनकार किया है। और इसी पर हम देख रहे हैं जो हुकूमती साइड है वहाँ पर एक वोट जो अच्छा आदिल साथ ही मौजूद रहेगा माहिर कानून एडवोकेट शमीम मलिक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शमीम मलिक साहब, कहिएगा जिस तरह से एतराज़ उठाया गया है कि 26वीं आईनी तरमीम का फैसला पहले किया जाए, तो आपको लगता है कोई रुकावट पैदा हो सकती है या हतमी फैसला है? जी बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का। देखिए ये असूली बात तो यही है कि जब एक ऐसी अमेंडमेंट हुई है 26वीं अमेंडमेंट जिसने आइन का हुलिया ही बिगाड़ दिया है, जिसमें ड्रास्टिक चेंजेस हुई हैं, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अफेक्ट हुआ है, जो बुनियादी असूल थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो तब्दील हुए हैं, तो उस सूरत हाल में जिसको कि चैलेंज किया गया है कि ये अमेंडमेंट नहीं हो सकती थी,
کیونکہ یہ سیٹلڈ لا ہے اور یہ صرف پاکستان میں نہیں بہت سارے ممالک میں ہے، انڈیا میں بھی ایسی ہے کہ جو بیسک اسٹرکچر آف دی کانسٹیٹیوشن ہے اس کو آپ نہیں چھیڑ سکتے. اس کو آپ امینڈمنٹ کرتے ہوئے یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ جو بیسک اسٹرکچر ہے، جو بیسک پرنسپلز ہیں آف دی کانسٹیٹیوشن، ان کو پارلیمنٹ کو اختیار نہیں ہے کہ ان کے خلاف وہ کوئی امینڈمنٹ کر دیں. تو اس پہ چونکہ یہ چیلنج ہوئی ہے اور یہ سپریم کورٹ میں بڑی دیر سے پینڈنگ ہے، اور یہ بہت ساری جو ہماری تنظیمیں ہیں وکلاء کی، ان کے بھی یہ موقف ہے اور ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کیس کو لگایا جائے. وہ سپریم کورٹ میں ہی لگنا ہے، وہ کوئی کسی اور ملک کی سپریم کورٹ میں یا کسی اور ادارے میں نہیں لگنا. تو ان کو چاہیے سپریم کورٹ کو کہ اس کیس کو فکس کریں، اس کو سنیں اور اس کو فیصلہ کر دیں. جو بھی یہ فیصلہ کریں گے، اگر فرض کیجیے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ترمیم درست ہوئی ہے اور بیسک اسٹرکچر کے خلاف نہیں ہے یا بنیادی اصولوں کے خلاف نہیں ہے، تو پھر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا. تو جب تک اس کو آپ فکس نہیں کریں گے اور جب تک یہ طے نہیں ہوگا کہ جو 26 امینڈمنٹ ہے کیا وہ کانسٹیٹیوشنل ہے بھی کہ نہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے عام آدمی کے لیے میں ایک عرض کروں، مثال کے طور پر صبح پارلیمنٹ اٹھ کے جو ہے وہ ایک ایسا فیصلہ کر دے جو فرض کیجیے کہ ہماری شریعت کے خلاف ہے یا ہماری جو ویلیوز ہیں ان کے خلاف ہے، تو وہ تو پارلیمنٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے نا کہ وہ اس طرح کا کوئی فیصلہ کرے. اسی طرح یہ ایک پرنسپل ہے جو طے ہوا ہے، آلریڈی سپریم کورٹ نے طے کیا ہوا ہے، اسی سپریم کورٹ نے کہ جب بھی کوئی امینڈمنٹ ہوگی تو جو کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ ہے اس کی جو پارلیمنٹ ہے اس کی کچھ حدود ہیں. یہ کوئی برٹش پارلیمنٹ نہیں ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ برٹش پارلیمنٹ ہیز دی پاور ٹو میک اے مین اے وومن اینڈ اے وومن اے مین. یہ تو اسلامی جمہوریہ کی پارلیمنٹ ہے جس کی کچھ قدغنیں ہیں جو کہ شریعہ سے باہر نہیں جا سکتی، جو کچھ حدود سے باہر نہیں جا سکتی، جو بیسک پرنسپل سے باہر نہیں جا سکتی. تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی ایک جائز بات ہے جو کہ اس وقت بار ایسوسیشن کا بھی موقف ہے، جو اس پٹیشن کو پہلے ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. اسی سپریم کورٹ نے کرنا ہے، یہ بینچ بیٹھے ہیں، یہ وہ اس کو لگائیں اور اس کی جو بھی اعتراضات ہیں، جتنے بھی لوگوں کے اعتراضات ہیں اس میں کہ یہ جو امینڈمنٹ ہے، آپ کے خیال میں پہلے 26ویں ترمیم پر فیصلہ ہو جانا بہتر ہے، اس کے بعد اس معاملے کو طے کیا جانا چاہیے تھا، لیکن اب تو یہ معاملہ ہو چکا ہے. جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں یہ تعیناتیاں ہو چکی ہوئی ہیں. جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن چکے ہیں اور جسٹس جنید غفار سندھ کے، اسی طرح پشاور اور بلوچستان کے ہائی کورٹ چیف جسٹس کی تعیناتی بھی عمل میں لائی جا چکی ہے. بہت شکریہ آپ کا ایڈوکیٹ شمیم ملک صاحب، اور عدیل سرفراز آپ نے بھی آگاہ کیا. اور اب بات کر لیتے ہیں جی نیا فسکل ایئر، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جی آج سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. نئے مالی سال کا فائنانس بل آج سے نافذ العمل ہو چکا ہے. نئے بجٹ میں 389 ارب کے انفورسمنٹ اقدامات اور 312 ارب کے نئے ٹیکس رواں مالی سال پاکستانیوں سے وصول کیے جائیں گے، اور ساتھ ہی میوچل فنڈز کے ذریعے سے سرمایہ کاری پر عائد 25% ٹیکس کو بڑھا کر اب 29% کر دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب سولر پینلز کی فروخت پر 10% سیلز ٹیکس کے نفاذ سے سولر بھی مہنگا ملے گا، اور دوسری طرف ایف بی آر کو کاروبار کے لیے رجسٹرڈ شناختی کارڈ نمبر کی ٹرانزیکشنز چیک کرنے کا بھی اختیار مل گیا ہے. ٹی بلز اور پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز میں سرمایہ کاری پر بھی ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے. ای کامرس اور آن لائن کاروبار کرنے والوں کے لیے بھی ایف بی آر رجسٹریشن کرانا لازم ہوگا، اور وفاقی حکومت کو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی شرح 90 روپے تک بڑھانے کا اختیار حاصل ہو گیا ہے. جبکہ دوسری طرف حکومت نے ایک بار پھر مہنگائی کے مارے عوام پر پیٹرول بم گراتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آئندہ 15 روز کے لیے بڑا اضافہ کر دیا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمت میں 8.36 روپے فی لیٹر، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 10.39 روپے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے. اور حکومت کے ان اقدامات سے کیا معاشی استحکام آئے گا، اور اس سے کے ساتھ ساتھ عوامی استحصال کا شروع ہوگا، ان تمام تر سوالات کے جوابات بھی حاصل کریں گے. ہمارے گیسٹ بھی ہمیں جوائن کریں گے، اور اس سے پہلے عوام کا رد عمل ہم دکھا دیتے ہیں، کیونکہ یہ تمام ٹیکسز آپ پہ، ہم پہ اور تمام عوام پہ لگنے ہیں. بیسیکلی بیس ہے ہر چیز کی مہنگائی کی، اور سستا ہوگا تو چیزیں سستی ہوں گی، مہنگا ہوگا تو چیزیں مہنگی ہوں گی. اتنا مہنگا ہو گیا ہے پیٹرول، کیا کرے بندہ جو بیچارہ بائکیں چلاتا ہے اس کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے. ابھی 400-500 کا پیٹرول ڈالو، کام پہ جاؤ، دیہڑی کتنی ہے، مزدور کی 1300 روپیہ، اس نے بچوں کا بھی پیٹ پالنا ہے، بہت سارا حساب کتاب کرنا ہے. غریب بندے کے لیے 500-600 روپے دیہڑی کمانے والے بہت فرق پڑتا ہے. ہر چیز اب بس والے کرایہ بڑھا دیں گے، روٹی ہمیں اسی حساب سے لینی پڑتی ہے، پیٹرول بڑھ رہا ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے.
पेट्रोल जुल्म है, पेट्रोल नहीं महंगा करना चाहिए, सस्ता करना चाहिए था, रिलीफ देना चाहिए था गरीब को। पेट्रोल सस्ता करें, क्योंकि जब पेट्रोल सस्ता होता है 1-1 रुपए सस्ता करते हैं, जब महंगा करते 10-10 रुपए करते हैं। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 रुपए लीटर फिर पेट्रोल ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ है। सारे गरीब बंदे ने देखो ना, माड़े आदमी कितने जाएंगे। ट्रांसपोर्ट का महंगा हो जाता है, जो वो सब्जी वगैरह लाते हैं, फ्रूट बाहर से लाते हैं, वो हर चीज़ महंगी हो जाती है। लिहाजा पेट्रोल जो महंगा किया है इसे वापस होना चाहिए। तमाम आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हो गया है, लेकिन पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। तो जैसे कि आपने देखा, लोगों का बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल इस पे सामने आया है, और पेट्रोल वो ऐसी चीज़ है जिससे तमाम चीज़ों की कीमतें जो हैं वो ऊपर चली जाती हैं। बात कर लेते हैं इस वक्त में ज्वाइन कर लिए हमारे मईशत मंजूर मलिक साहब ने। मलिक साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, फिस्कल ईयर का पहला रोज़ और आवाम तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि हुकूमत कोई तोहफ़ा देगी आवाम को, लेकिन उन पे तो पेट्रोल बम गिरा दिया गया। इसकी क्या ज़रूरत थी? महंगाई का तोहफ़ा। सर देखें, दुनिया में ये होता है कि आपने अगर महंगाई किसी वजह से हो रही होगा, शॉर्टेज हो, जैसे कि ईरान इजराइल वॉर हो रही थी, तो उसमें तो आपने पेट्रोल को मेंटेन किया हुआ था। अब मसला ये है कि गवर्नमेंट ने अपने अखराजात को कंट्रोल करना था, वो करने को तैयार नहीं है। हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी थी ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार करते, तो उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी ज़्यादा आता। गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्हें पता है कि इस साल हमें टैक्स वो कलेक्ट नहीं हो सकता जिसके लिए हमने अखराजात का प्लान किया है। अब उन्होंने कहा कि हमें इन्फोर्समेंट बढ़ा देते हैं, जिसके पास जो है, जैसे आप 70s में देखते हैं तो नेशनलाइजेशन की गई थी, अब उन्होंने कहा घरों को भी नेशनलाइज कर लें, हर आदमी जो है वो बदतरीन मजदूरी करे। और आप देखें कि आपने 37,000 रुपये से 40,000 रुपया लेबर की सर्विस की और 6,000 रुपये का उसको किराए का इजाफा दे दिया। अब वो जब घर से आएगा, उसके घर के साथ तो फैक्ट्री नहीं है, साइकिलें भी वहां नहीं चल सकती, वो किसी ट्रांसपोर्ट पे आएगा, जिसका नतीजा है कि आज आप देखें पेशावर में भी और बाकी जगह भी मेट्रो के और रिक्शों के और जो बाकी ट्रांसपोर्ट है पब्लिक, उसके किराए बढ़ गए। पेट्रोल की कीमत आप बढ़ाते हैं तो पूरी दुनिया में जब डीजल की कीमत बढ़ती है तो उससे सारी ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है। और आपको पता है कि इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल कॉस्ट भी होंगे तो इंडस्ट्री की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब जी शॉर्ट ऑफ फंडिंग होगी, इससे कौन से लोग कितनी इंडस्ट्री चला सकेंगे। फिर आप देखें कि आपके यहाँ ट्रस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट का बिल्कुल नहीं है। लोग जानते हैं कि आपने कितने बिल्कुल सर, ये ट्रस्ट डेफिसिट तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन मलिक साहब, जब भी ऐसी सख्तियां आती हैं अवाम पर तो कहा जाता है कि ये मईशत के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे मुआशी इस्तेहकाम आएगा। तो अब तो बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है, आज तो नाफिजुल अमल भी हो जाएंगे तमाम जो भी फैसले लिए गए थे, बजट में जितने टैक्सेस लगाए गए थे। क्या इन तमाम इक़दामात से आप समझते हैं मुआशी इस्तेहकाम इस मुल्क में आएगा? और मंजूर साहब, इसमें ये भी ऐड कर लीजिएगा, जैसे कि कहा जा रहा था कि अखराजात में कमी की जाए, तो वो कमी तो नहीं हो रही, ये मजीद आवाम पे ही बोझ डालकर वो चीज़ों को कवर अप किया जा रहा है। जो बात आपने की पहले वो ये है कि हम गवर्नमेंट जो है अपने अखराजात को कम करने की बजाय बढ़ाती जा रही है। आप देखें कि आपने अथॉरिटी को गाड़ियाँ कैसे दे दी हैं, आपने उनके लेविज जो है अखराजात को कैसे बढ़ा दिया है। और जो बात आप सर कर रहे थे ना, देखिए दुनिया में जो स्टेबिलिटी होती है ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। आप मुझे बताएं कि किसी इंडस्ट्री के लिए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है उसकी कॉस्ट क्या है, कि लोग वहाँ जाके इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते। फिर पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जितनी इंडस्ट्री है उसके बहुत सारे मटेरियल इंपोर्ट करने पड़ते हैं, और आप तो विद होल्डिंग टैक्स करते चले जाते हैं। जब आप विद होल्डिंग टैक्स करते चले जाते हैं तो फिर आपका दिल नहीं करता रिफंड करने को, और रिफंड न करने की वजह से आप उसे कहते हैं कि एग्जाम्पशन के लिए और पैसे जमा कराओ या इसको अगले साल में एडजस्ट करवा लेना। तो ये फोर्स टैक्सेशन ने पाकिस्तान की बहुत सारी कंपनीज को मुल्क से बाहर निकाल दिया। पाकिस्तान का टैलेंट जो है वो इस तरह ड्रेन नहीं हो रहा सिर्फ कि लोग कश्तियों में जा रहे हैं, बल्कि इस तरह भी हो रहा है कि पाकिस्तान का जो जेन्युइन बिजनेसमैन था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट था, जो कारोबार को जानता था, वो अपना सरमाए को और अपनी टेक्नोलॉजी को मुद्दतों से बाहर लेके जा रहा था। यानी कई सालों से, 4-5 साल से ये टर्नओवर चल रहा था, और अब वो बिल्कुल ही डिसहार्ट होता जा रहा है कि आपने FBR ने हथकड़ियाँ लगाने के इख्तियार दे दिए। अगर देखें, मैंने आपको उधार दिया हुआ है और मैं उसके ऊपर मार्कअप भी दे रहा हूँ, और 37% आप मुझसे टैक्स भी ले रहे हैं, तो मुझे बताएं नेट कैलकुलेशन में उस बंदे के पास क्या बचेगा जो बिजनेस कर रहा है, जो इंडस्ट्री चला रहा है। बिजली आप महंगी करते हैं, गैस आप महंगी करते हैं। मंजूर साहब, इससे पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं, और जैसे कि आपने भी कहा था कि इंडस्ट्री को बहाल होना चाहिए और मकामी तौर पर बिजनेस जो है उनको प्रमोट करना चाहिए। अब अगर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं तो गैर मुल्की सरमायाकारी से भी तवक्को की जा रही है, और अगर मकामी तौर पर बिजनेस नहीं आ रहा तो गैर मुल्की सरमायाकार कैसे आएंगे? तो आप आने वाले वक्तों में मुआशी इस्तेहकाम मुल्क में देख रहे हैं, महंगाई में इजाफा ही होगा, तो फिर इस्तेहकाम कैसे आएगा?
महंगाई इसी को कहते हैं ना कि लोगों की कुव्वत खरीद नहीं बढ़ती। देखें ना, इंडस्ट्री हम इसलिए नहीं चाहते कि इंडस्ट्रीज बड़ा हो, इंडस्ट्री हम इसलिए चाहते हैं कि हमें 6 करोड़ जॉब चाहिए, लोगों को कारोबार की तरफ लेके जाएंगे, कुछ लोग खुद अपना कारोबार कर लेंगे, कुछ जॉब कर लेंगे, एजुकेशन हो जाएगी तो उससे हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बेहतर हो जाएंगे। जब स्टैंडर्ड बेहतर होंगे तो इंटरनेशनल मार्केट हमारे लिए खुल जाएगी और पूरी दुनिया के साथ हम कारोबार कर सकेंगे। मसला ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता सब रास्ते बंद करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई नजर आती है। देखिए, महंगाई का पहला पॉइंट ये होता है कि क्या मैं 100 रुपए की चीज खरीदने गया हूं तो आपने 102 की कर दी, तो 2 रुपए की वजह से वो 100 रुपए की चीज नहीं बिकेगी। तो इसी तरह जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो आता है आपकी बेस के ऊपर, या फिर वो पाकिस्तान में ये होगा कि आप कहते रहेंगे कि हमने एक्सपोर्ट की है, और जो एक्सपोर्ट आपने की होगी उसकी 90% मटेरियल बाहर से इंपोर्ट हुए होंगे, उसको इंपोर्ट बिल में दिखा देंगे। देखिए, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट के साथ साथ हमें इंपोर्ट के रिप्लेसमेंट पे काम करना है, उसकी सर्टिफिकेशन पे काम करना है, और लोगों को एतमाद में लेना है कि गवर्नमेंट उनके साथ नाजायज नहीं करेगी। FBR जो है वो कैलकुलेटेड टैक्स लेगा और टैक्स को आसान करेंगे। लेकिन जब आप टैक्स को मुश्किल करते चले जाते हैं तो लोग उसमें सरमायाकारी करें और अपने आप जो है डिपार्टमेंटों से जलील कराएं, अदालतों में जाएं, तो उससे बेहतर है वो बैंकों में रख के पैसा या तो अपने आप को चला लें, या वो फॉरेन रेमिडेंस बेस्ड हो जाए और उनको उनके बच्चे बाहर से भेजें और वो यहाँ इंजॉय करें। मसला ये है कि हमें इकोनॉमी को समझना है। इकोनॉमी खड़ी होती है आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी पे, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, और उसके बाद आपकी सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट के साथ। जब आप लोगों के लाइफस्टाइल बढ़ाते हैं तो उसमें इन्वेस्टर आके काम करता है। अभी देखिए, GIZ जो है उसने कल एक फंक्शन किया था, तो वो कहते थे कि कंप्लायंस इंटरनेशनल जो EU की कंप्लायंस है, जिसके लिए हम GSP+ के नारे मारते हैं, उसकी कंप्लायंस आप पूरी करें। वो कहते हैं कि हमने कानून बदल दिया, HS कोड के साथ आप हमें जो माल बेचेंगे ना, हमें पता होगा कि आपके लोग जो हैं वो क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आपकी लेबर की हेल्थ क्या है, आपकी अदर देन एक्टिविटीज क्या है। साहब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद थे, और यकीनन आगे महंगाई में इजाफा होता जा रहा है और आवाम पर बोझ ही पड़ेगा। ये तो स्टेट बैंक ही कह चुका है कि जी आने वाले दिनों में महंगाई में इजाफा होगा। हुकूमत जो दावे कर रही थी कि महंगाई बिल्कुल सिफर पर आ गई है या इसमें कोई इजाफा नहीं हो रहा, अब वो इजाफा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि माली साल के पहले दिन ही हमने देख लिया है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो फिर हर शय की कीमत में इजाफा होता है। देखते हैं इसका इफेक्ट लोगों पर क्या होगा। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। इस्राएली सहूनी फोर्सेस का गजा सिटी के मगरबी इलाके में कायम कैफे पर फजाई हमला। यूरोपीय ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन के मुताबिक इस हमले में सहाफ़ियों, फनकारों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट समेत 39 अफराद शहीद हो गए हैं। इसराइल सहूनी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानबूझकर इस कैफे पर हमला किया है क्योंकि सहाफ़ी इस कैफे में बैठकर खबरें और तस्वीर नशर कर रहे हैं। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए तर्जुमान गजा जलाल अल-फराह ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जलाल साहब, कहिएगा, इसराइल और गजा का जो हम तनाज़ा देख रहे हैं, इस जंग के बाद बहुत सी जंगें शुरू हुई और वो ख़त्म भी हो गई। इसराइल पर ही दबाव क्यों नहीं डाला जा रहा गजा के हवाले से, क्योंकि अमेरिका सालिसी का किरदार अदा कर रहा है जंगों में? क्या इसराइल को काबू नहीं किया जा सकता? जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा। सबसे पहले बात तो मुझे मौका दिया जाए कि मैं सुनूं न्यूज़ का, और मैं चाहूँगा कि ये मेरी जो बयान है, जो मेरी बातें हैं, वो बतौर एक खबर आपके बुलेटिन न्यूज़ में शाया किया जाए। ये मेरा एक गुजारिश है जी कि यकीन करें आज मेरे दिल से मैं सुनूं न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेरी नाम से और मेरी गजा के अवाम की तरफ से। हम सुनूं न्यूज़ के बेहद मशकूर है, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ मीडिया में सबसे ज्यादा जिसने पाक मीडिया में सबसे ज्यादा जिसने गजा का हक अदा किया है वो सुनो न्यूज़ ने। तो इसके लिए हम बेहद मशकूर है। मैं, मेरी अवाम, गजा के अवाम, हम इस चीज का बेहद मशकूर है और दुआ करते हैं अल्लाह सर। यकीनन बहुत शुक्रिया, और हम भी आपके मशकूर हैं कि इस सारी नशरियात में, ट्रांसमिशंस में आपने भी बहुत साथ दिया और इस मसले को बहुत उजागर किया गया। जी जी देखिए, सबसे पहले बात तो ये है अमेरिका का जो सालसी किरदार, आप सबसे पहले बात तो ये मैं कहूंगा कि आप अमेरिका को सालसी ना कहे। अमेरिका इस जंग में एक फरीक है। टू बी फ्रेंकली, हम अगर अमेरिका को इसराइल से अलग समझेंगे या अलग नजर से देखेंगे तो फिर तो ये मैं तो समझता हूँ कि हमारा सोच महदूद है। आप 20 महीने को आप छोड़िए, जो 20 महीने से चल रहा है, जब से इसराइल का कयाम हुआ है आज तक के हमेशा अमेरिका इसराइल का हामी है, अमेरिका इसराइल का बाप बन के फिर रहा है। तो मेरे ख्याल में इसका सालसी किरदार जो लफ्ज है जो मीडिया अक्सर यूज करते हैं, तो मैं तो कहता हूँ ये लफ्ज ना यूज किया जाए तो बेहतर है।
क्योंकि अमेरिका एक फरीक बना हुआ है। अमेरिका इसराइल के साथ हर जंगी जराइम में शरीक है। अमेरिका इसराइल के साथ मेरे बच्चों की, मेरी आवाम की कत्ल आम में शरीक है। वहां पर गज़ा के अंदर जो एहतियार इस्तेमाल किया जा रहा है वो अमेरिका से आया है। जो वहां पर पैसे खर्च हो रहे हैं, जो इमदाद किया जा रहा है इसराइल को, वो भी अमेरिका से आ रहा है। इस सफारतकारी का जो मदद इसराइल को मिल रहा है वो भी अमेरिका की तरफ से मिल रहा है। जो वीटो लगाया जाता है वो भी अमेरिका का वीटो है। तो ये भी तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हत्ता के जो इंटेलिजेंस काम कर रही है गज़ा के अंदर है, जो एजेंसियां काम कर रही है गज़ा के अंदर है, वो भी अमेरिकन है। जहां भी आप जाएंगे तो आपको अमेरिका नजर आएगा, सिर्फ इसराइल नहीं है। इसलिए कि हमें अमेरिका को अपने दिल को खुश करने के लिए ये नहीं कहना नहीं, हमें कहना भी नहीं चाहिए कि अमेरिका का सालसी किरदार। अमेरिका इस जंग में फरीक है मुहतरमा। लिहाजा आज देखिए सूरत हाल इतना जो आपने पॉइंट उठाया है कि खित्ता के अंदर और भी जंगी हुई। देखिए जो अभी जंग हुआ है ईरान और इसराइल के माबैन है, इसका गज़ा से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं फिर रिपीट करूंगा, हम ये डिनाई नहीं कर सकते और हम इस चीज से मुनकर नहीं है कि ईरान ने जंगजू का मदद किया है, जंगजू को सपोर्ट किया है, लेकिन ये जो जंग अभी हुई है बीच में, ये गज़ा की वजह से नहीं है। ये वो मंसूबा इसराइल का, वो प्लानिंग इसराइल का जो सालों साल से चल रहा है। ईरान पर हमला करने का इरादा इसराइल का आज से नहीं है, 20 महीने से नहीं है, 2 साल से नहीं है। इसराइल का जो मंसूबा है, इसराइल का जो प्लानिंग है अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने का, उस दिन से जब से ईरान का जोरी प्रोग्राम आगाज हुआ। तो लिहाजा देखिए मोहतरमा, मैं अर्ज करूँ ना, ये बदअमनी रहेगी, खित्ता के अंदर कभी अमन नहीं होगा। ये इब्राहिम अकॉर्ड की जो बात किया जा रहा है ना, तो मैंने तो इसका नाम इब्राहिम अकॉर्ड नहीं देता हूँ, ये इसका नाम मैंने दिया CG अकॉर्ड है, यानी क्रिश्चियन ज्यूश अकॉर्ड है। क्योंकि इस इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर जो अमल लाने की बातें हो रही है इस अकॉर्ड के जरिए से, अब्राहम अकॉर्ड के, इसमें तो फलस्तीनियों का तक जिक्र भी नहीं है, तो फलस्तीनियों को कोई फायदा भी नहीं है। बस इब्राहिम अकॉर्ड के एक ड्रामा चलाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इसराइल को खित्ता के अंदर मजबूत करने के लिए, इसराइल को अरब ममालिक के साथ इनके ताल्लुकात कायम करने के लिए, इसराइल को महफूज करने के लिए। अच्छा जलाल साहब, बयानात जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने आ रहे थे वो यही थे कि 1 हफ्ते के अंदर इसराइल और गज़ा की जो जंग बंदी हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है किस बेस पे उन्होंने कहा होगा? और दूसरी ये भी एक तजवीज़ सामने आई थी कि 4 अरब ममालिक जो हैं वो गज़ा का या फ़लस्तीन का कंट्रोल संभाल लें, लेकिन मगरबी पट्टी इसराइल के पास रहेगी। किस हद तक डूएबल लगता है आपको ये? देखिए इमरान साहब, आपके सवाल के अंदर 2 सवाल है। पहला जो सवाल आपने वो किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि विदिन 2 वीक्स, अभी इन्होंने ऐलान किया जब आज से तकरीबन 1 हफ्ता पहले इन्होंने ये ऐलान किया था कि विदिन 2 वीक्स, 2 हफ्ते के अंदर जंग बंदी हो जाएगी। क्योंकि मैं इसका जवाब आपको देता हूँ, इसकी 2 वजह है। एक तो शायद इंटरनेशनल दबाव है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस दबाव का कोई असर है। डोनाल्ड ट्रंप तो है नफ्सियाती मरीज, इसको वो बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। तो एक तो ये है। दूसरी बात इसकी वजह ये भी है ना कि गज़ा में कुछ बचा ही नहीं है, जंग करने की क्या है। अब गज़ा को तो जो जंगजू है हमास है वो तो बिल्कुल मुकम्मल, मैं तो मुकम्मल नहीं कहूंगा, लेकिन काफी हद तक कमजोर कर दिया गया है। अब इसराइल उस इलाके के अंदर, उस खित्ते के अंदर अमेरिका ये चाहता है कि इनके जो ज़ाती मफाद है वो बरकरार रहे, और गज़ा की जंग जब तक चल रहा है तो मेरे ख्याल में अमेरिका का जो मफादात है इस खित्ते के अंदर, मशरिक़ वस्ता के अंदर, वो मुतासर हो रहा है। और साथ साथ जो कैदी है, जो यरगमाली है, जो हमास की जो जंगजू की कब्जा में, इनको भी बाजियाब कराने के लिए इसराइल के अंदर काफी दबाव है इसराइल की तरफ से। और साथ साथ मैं आपको एक बात, आपने जो दूसरा पॉइंट कहा था, मुझे थोड़ा सा ज़हन से निकल गया, आपने बिल्कुल जलाल साहब, हम आने वाले प्रोग्राम से भी यकीनन आपके साथ इस पर बात भी करेंगे, क्योंकि आपका तज्जिया और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, चूंकि आप
ترجمان غزہ ہیں اور نیوز کی ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ غزہ کے مظلوم لوگوں کے لیے آواز بلند کرنا، اور اس کام میں ہمارے ساتھ جلال الفرا صاحب بھی موجود ہیں، اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے۔ عمران، عوام کے لیے ایک اور بری خبر ہے کہ پنجاب حکومت نے جو غریب عوام کو ہیلتھ کارڈ دیا تھا جس سے سہولتیں ملتی تھیں مریضوں کو، وہ بھی واپس لینے کا فیصلہ کر دیا۔ ایسا کیوں ہوا ہے یہ جانیں گے۔ اس وقت ہمیں جوائن کر لیا زینب شہباز نے، جو کہ ہماری ہیلتھ رپورٹر ہیں۔ زینب، ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں جو ابھی بجٹ آیا ہے اس میں ہیلتھ کی سہولیات کے حوالے سے کافی بجٹ مختص کیا گیا ہے، پہلے سے زیادہ مختص کیا گیا ہے، ایک جانب ہیلتھ کارڈ بند کیا جا رہا ہے، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ عمران، یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا کیوں ہے، کیونکہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز وزیر اعلیٰ بنی تھیں تو تب سے لے کے اب تک جتنے بھی اجلاس ہوئے اس میں سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ بات کی جاتی تھی صحت کے شعبے پہ۔ اس شعبہ صحت میں جو کمیاں رہ گئی ہیں، جس چیز کی ضرورت ہے وہ پورا کیا جائے گا، چاہے وہ ادویات کی کمی ہے، چاہے وہ آلات، سرجیکل آلات جو ہیں اس کی کمی ہے، چاہے رینوویشن ہونی ہے، مختلف اسپتالوں میں جو مشینری کی کمی ہے وہ پوری کی جائے۔ انہوں نے اسپیشلی اس چیز کے احکامات بھی جاری کیے، لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سے اور پروگرام بھی سٹارٹ کیے، لیکن ایک دم سے یہ خبر آئی کہ 30 جون کو آخری ٹائم ہوگا کہ جو ہیلتھ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہیلتھ کارڈ پہلے تو جو ہے وہ مکمل طور پہ استعمال تو ہو ہی رہا تھا، لیکن بعد میں اس میں بہت سی ایسے پروگرامز بند کیے گئے اور انہوں نے صرف سلیکٹیو پروگرام جو ہے وہ کیے کہ ہیلتھ کارڈ پہ صرف یہ ہو گئے۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ فائدہ چونکہ غریب عوام کا ہو رہا تھا، پنجاب بھر سے جتنے بھی مریض تھے وہ لاہور کے ہسپتالوں کا رخ کر رہے تھے، اگر وہ اپنے شہروں میں بھی ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ استعمال ہو رہا تھا۔ تو یہ ایک بری خبر ہے جو ہے شہریوں کے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی کہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر جو علاج ایک دم سے بند کر دینا بہت بری خبر ہے۔ اس کے علاوہ کچھ منصوبے بھی شروع کیے جا رہے ہیں ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے، اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں، اس سے کیا سہولیات مل سکیں گی؟ جی بالکل، دیکھیں جیسے یہ ہیلتھ کارڈ بند کیا گیا ہے تو اس کے جو ہے فوراً بعد موقف جو ہے خواجہ سلمان رفیق جو وزیر صحت بھی ہے ان کا یہ آیا کہ ہم اس کے برعکس جو ہیں وہ بہت سے پروگرام سٹارٹ کر رہے ہیں، جیسے کورینا ہے، کوکلیئر ہے، بون میرو کارڈز ہیں، یہ باقاعدہ طور پہ ایسے ہی کارڈ سٹارٹ کیے جائیں گے۔ جیسے اب سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ ڈائلیسس کارڈ سٹارٹ کیا گیا جو کہ 10 لاکھ روپے کی اس میں رقم مختص کی گئی تھی، اس میں تقریباً جو 1.5 لاکھ روپیہ تھا وہ ادویات کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ تو یہ کچھ پروگرامز ہیں جو شروع کیے جا رہے ہیں۔ پھر چلڈرن اسپتال میں دل کی سرجری بچوں کی جو ہوتی تھی اس کے لیے الگ سے ایک سیکشن مختص کیا گیا۔ تو یہ وہ ساری کارڈز ہیں جو کہ خواجہ سلمان رفیق کے مطابق آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مریضوں کو دیے جائیں گے۔ صحت کارڈ کو بند انہوں نے کہا ہے کہ مکمل طور پہ ہم نے اس چیز کو جو ہے وہ بند نہیں کیا، اس کو ہم دوبارہ سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس میں مختلف پروگرامز جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے ہم لوگ، اور اس کے لیے اسپیشل سائٹ پہ گرانٹ بھی رکھی گئی ہے، مختص کیے گئے ہیں پیسے کہ یہ پیسے جو ہیں صرف ان مریضوں کے اوپر لگائے جائیں گے، ان غربا کے اوپر لگائے جائیں گے جو کہ صحت کارڈ کی سہولیات جو ہے وہ لے رہے تھے۔ لیکن میرا اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ جب تک یہ پروگرام سٹارٹ کیے جائیں گے، یا اچھی بات ہے کہ پروگرام سٹارٹ کیے جا رہے ہیں، لیکن اس جو دورانیہ ہے بیچ کا، جتنے ہزاروں لوگ ایمرجنسی میں آتے ہیں، ہزاروں لوگ او پی ڈی میں اپنا علاج کروا رہے ہیں اور ایک دم سے یہ سہولت بند کر دی جائے تو یہ ان کے لیے میرے خیال میں خاصی مشکل ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا زینب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ 30 جون کو اگر یہ کارڈز ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے تو جب تک نئے کارڈز نہیں بن پاتے تب تک اس ٹائم فریم کے اندر لوگ علاج کس طرح سے کرائیں گے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ حکومت کو یہ چیز سوچنی چاہیے۔ جی، سرکاری اسپتالوں کی بات کریں تو ویسی صورتحال بہت خراب ہوتی ہے، ابتر صورتحال ہے، خستہ عمارتیں ہیں، اور دوسری طرف دعوے بھی حکومت کرتی ہے کہ صحت کے حوالے سے بہت سہولتیں دی جائیں گی، لیکن اس کے برعکس ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہیلتھ کارڈ دیا گیا وہ بھی بند کر دیا گیا۔ فی الحال پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔